हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पे जो डिस्कशन लेके आए हैं वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे आप सबके सामने एक ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला है जो शायद आपके करियर का एक नया मोड़ लेके आएगा, क्योंकि एक ऐसा अनाउंसमेंट है जो आप सब स्टूडेंट जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जॉनटेक की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम ये उठाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो अभी एसएससी जेईई मेंस में क्वालिफाई हुए हैं उनको बेनिफिट मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा है आपने। हम बात कर रहे हैं एसएससी जेईई मेंस की, क्योंकि अभी कल ही एसएससी जेईई प्रीलिम्स 2022 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ है। कट ऑफ वही रही है जो हरिओम सर ने जॉनटेक के प्लेटफॉर्म बताई थी। जो भी हमारी टीम ने आपको कट ऑफ का एनालिसिस दिया था, लगभग वही कट ऑफ रही है। और ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं तो वही रहती है। एक बहुत ही कहते हैं कि बड़ी अथक प्रयास और मेहनत के बाद जब रिसर्च करके कोई डेटा सामने आता है तो अमूमन उसके आसपास अप्रोक्सीमेट चलता है। बट इस बार तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट भी नहीं हुआ है डेटा। वही आपका 110 के आसपास कट ऑफ का एनालिसिस था और वही रही है एग्जैक्टली। तो मैं सबसे पहले तो सभी बच्चों को बहुत बहुत जॉनटेक की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिन बच्चों का एसएससी जेईई प्रीलिम्स की लिस्ट में नाम आया है। और अब उन्हीं बच्चों में दो तरह की कैटेगरी मेरे सामने आती है। एक वो बच्चे जिनका पता था पहले कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और वो अपनी तैयारी 1 डेढ़ 2 महीने पहले से शुरू कर रखी है। और अब वो बच्चे हैं जो आज इस दोराहे पे खड़े हैं कि हमने पिछला 1 महीना खराब कर लिया है, अब हमारे साथ सिर्फ 1 महीना बचा है। और उनके मन में दो तरह के सवाल उठ रहे हैं कि यस मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं कैसे करूंगा, मैं करना तो चाहता हूं पर मैं करूंगा कैसे। ये दो तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा। यहाँ पे मैं अभी आपके सामने हूँ। थोड़ी देर में मैं हरिओम सर और आशीष सर को भी यहाँ इन्वाइट करूंगा। वो आपको पूरा डिटेल स्टडी बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना मस्ट है। और आपके कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, जो भी है हरिओम सर, आशीष सर, में और बाकी हमारी जो टीम है वो आपको यहाँ से रिप्लाई करेगी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या 1 महीना सफिशिएंट है एसएससी जेईई मेंस के लिए? मैं कहूंगा यस, 1 महीना ही सफिशिएंट होता है एसएससी जेईई मेंस के लिए, क्योंकि अब तक जितना आपने पढ़ा है वो आप एक लर्निंग फेज में था। लेकिन अब जो आपके पास अंडर प्रेशर आप हैं, आज से लेके जो आपके लगभग 37 डेज है, अगर आज की मैं बात करूं, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज की डेट से अगर बात करूं 37 डेज है। 37 डेज के हिसाब से आपके पास 1 महीने से ज्यादा टाइम है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है अगर आप पूरी डेडिकेशन और ईमानदारी से इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि सर 1 महीने में हमें कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रखना है। देखिए 1 महीने की स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल सी है। आपको जो टीचिंग हावर है वो आपके टीचर के साथ ही, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहती है जहाँ पे हम 6 घंटे की क्लास होती है, तो आपको 12 घंटे पढ़ना है। आपका यानी टीचिंग आवर का जस्ट डबल आपका रीडिंग आवर होना चाहिए कि आपको 12 घंटे बैठ के स्टडी करनी है। अब सवाल ये कि 12 घंटे कैसे बैठेंगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपसे यही मांग रहा हूँ कि आप केवल 12 घंटे बैठ के अपनी स्टडी को प्लान करें। उसके बाद सारी जो भी चीजें हैं वो मैं यहाँ पे आपके सामने बताऊंगा किस तरह से आपको अपनी स्टडी को आगे लेके जाना है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी चल रही है और जो अपनी तैयारी को सिर्फ बूस्ट करना चाह रहे हैं। उनके लिए मैं कहूंगा कि आप जॉनटेक की जो टेस्ट सीरीज है, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन मेंस की, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप जम्मू कश्मीर से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, साउथ में कहीं से भी हैं, या फिर वेस्ट बंगाल से है, या फिर बिहार से, कहीं से भी हैं आप, तो आप जॉनटेक की जो एसएससी जेईई मेंस की टेस्ट सीरीज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपके सामने कन्वेंशनल के पेपर होंगे, वहां पे आपकी कॉपी चेक होगी और वहीं पे आपको वापस बताया जाएगा कि इस पेपर में आपने क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की है। तो उससे आपकी जो एक राइटिंग स्किल्स है और जो आप गलतियां एग्जाम में करने वाले हैं वही गलतियां आप यहाँ करेंगे, उससे सीखेंगे। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अपनी तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी है। उनको एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं से भी लेने की नीड नहीं है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, वहां से कर लूँ, बिल्कुल भी नीड नहीं है। अपना जो पढ़ा है आपने उसको कंटेस्ट करिए, उस पर अपनी पकड़ रखिए और राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छा करिए। और एक ही टारगेट लेके चलिए कि पूरा 300 में से 300 पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर 300 अटेम्प्ट नहीं होता है तो 250 प्लस तो अटेम्प्ट करके आना ही आना है हर हाल में। ये एक कंपल्सरी चीज है। अब उन स्टूडेंट की बात करते हैं जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी जस्ट ठीक है सर मैं असमंजन में था, मेरा होगा या नहीं होगा, अब मेरा प्रीलिम्स निकल चुका है। इट डजंट मैटर कि आपके प्रीलिम्स में आपके 1 मार्क्स ज्यादा है कि आपके 20 मार्क्स ज्यादा है। डेफिनेटली जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। लेकिन मैं बताता हूँ एसएससी जेईई आपका सब कुछ प्योरली बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ मेंस पे। प्रीलिम्स का काम सिर्फ आपको एक स्टेप आगे धकेलना है, लेकिन मेंस ही है जो आपको या तो ज्वाइनिंग दिलाएगा या ज्वाइनिंग से पीछे करेगा। यानी आपकी सिलेक्शन में, आपकी नौकरी में सिर्फ और सिर्फ केवल मेंस का योगदान है। मेंस आपको आगे भी ले जाएगा, मेंस आपको पीछे भी ले जा सकता है। यानी आपका सिर्फ एक ही जो लास्ट स्टेप वो बची है एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम, जो कि आपको अभी 37 डेज है। कैसे तैयारी करनी है? देखिए दो ऑप्शन है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चों
कि आप में इतना डेडिकेशन और इतना अगर मोटिवेशन के साथ साथ इतना डेडिकेशन और इतना डिसिप्लिन होता तो आज आप बहुत पहले तैयारी करना शुरू कर चुके होते। यानी हमको यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज चाहिए आपसे, एक डेडिकेशन और एक आपका जो है यहाँ पे डिसिप्लिन। डेडिकेशन आपको खुद को लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अगर डिसिप्लिन नहीं होंगे तो भी हमारी तरफ से लगातार आपको पुश कर करके हम आपको इन 37 डेज में कहीं ना कहीं वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे उसके लिए जो है यहाँ पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जोनटेक की तरफ से एसएससी जेई मेंस का क्रेश कोर्स जो लॉन्च किया गया। देखिए ये है आपका एसएससी जेई मेंस सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है यहाँ पे जो है कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये क्रेश कोर्स जो है यहाँ पे, जो कि आपका 18 जनवरी से यानी कल से ही शुरू हो चुका है। ये जोनटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आपको। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस है या ऑनलाइन ही आपका क्रेश कोर्स है, ऑफलाइन में क्रेश कोर्स पॉसिबल अब नहीं है क्योंकि ऑफलाइन में अभी हमारे रेगुलर बैचेज ही कंटिन्यू चल रहे हैं। ये सिर्फ आपका ऑनलाइन में क्रेश कोर्स है। इस क्रेश कोर्स की खासियत क्या है, यहाँ पे ये 220 घंटे का क्रेश कोर्स है और ये एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन आपके सामने निकाल के आता हूँ। अगर मान लीजिए 220 घंटे के हिसाब से बात की जाए यहाँ पे, तो 220 घंटे अगर आपका टोटल कोर्स है और यहाँ पे 37 डेज है, तो आपको रोज लगभग 6 घंटे की स्टडी चाहिए। जब आप वीडियो को डबल स्पीड में करके देखते हैं तो 6 घंटे से ये वीडियो जो है आपका 4 घंटे या 3 घंटे में जाके आ जाता है। उसके बाद आपकी 12 घंटे की स्टडी में आपके 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे मान लीजिए आपकी कोचिंग की रहती है। उसके बाद 6 घंटे आप अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट या फिर सेल्फ लर्निंग में ला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सर ये बहुत महंगे कोर्स होते हैं आपके, ये कोर्स बिल्कुल ही महंगा नहीं है। यहाँ पर क्वालिटी वही है लेकिन कोर्स आपका बिल्कुल केवल और केवल 2499 में है। ये सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस के लिए है। आप इंडिया में कहीं पे भी किसी भी कोने पे बैठे हो वहां पर आप इस कोर्स को असेस कर सकते हैं। आपको सिर्फ जोनटेक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सभी लिंक जितने भी लिंक हो गए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दूंगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो 220 घंटे में आपका जो कंटेंट है ये क्वालिटी कंटेंट वही है जो बच्चे एसएससी जेई मेंस के लिए ऑफलाइन में हमारे पास तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो वही होता है कि ठीक है लाइव फ्रॉम क्लासरूम के बच्चे जो क्लासरूम पढ़ते हैं वही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की नीड नहीं है, आपको बिल्कुल भी अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जो भी आपको कोर्स में सजेस्ट किया गया है, जितने भी आपको क्वालिटी क्वेश्चन क्वालिटी कंटेंट कोर्स में प्रोवाइड किया गया है वो आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ सिर्फ आपको प्रैक्टिस के तौर पे एसएससी जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। और अगर ज्यादा ज्यादा आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे स्टैंडर्ड बुक को यूज कर सकते हैं। जहां पे जोनटेक का जो टेलीग्राम ग्रुप है, जोनटेक का जो टेलीग्राम ग्रुप है एसएससी जेई मेंस जोनटेक, जहां पे हरिओम सर ने लगभग मेरे हिसाब से सभी बुक्स को वहां पे पीडीएफ के रूप में दे दिया है। उन्होंने जो भी सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाए हैं, आशीष सर ने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया है, जिस भी टीचर ने जो सब्जेक्ट पढ़ाया है, वहां पर सभी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। तो वहां से भी आप इस कोर्स की जो कंटेंट है, जो पीडीएफ कंटेंट है, वहां से आप अवेलेबल कर सकते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा बच्चों। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस कोर्स में मैं आपको बता सकता हूँ सारा सब कुछ यही। ये कोर्स आपका सिविल एज वेल एज मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेज के लिए ये अवेलेबल है। अब जो स्टूडेंट अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ आपको एसएससी जेई मेंस की टेस्ट सीरीज मस्ट है। आपको एसएससी जेई मेंस की टेस्ट सीरीज हर हाल में देनी होगी, क्योंकि वही आपकी एक टेस्ट सीरीज ऐसी है जो आपको ये बताएगी कि आप कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि एक्चुअली में आप कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे चीजों को तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाँ ठीक है, जो मैंने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस के तौर पर मेरे को ये करना चाहिए। तो जोनटेक की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट था वो मैंने आपके सामने यहाँ बता दिया है। जो भी आपका एसएससी मेंस की टेस्ट सीरीज उसको शेड्यूल में आपको अगेन वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सभी लिंक जितने भी लिंक आपके इंपोर्टेंट है वो सारे के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर मैं उन स्टूडेंट की बात करता हूँ जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, और मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो अपनी तैयारी अब शुरू करना चाह रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने बुलाऊंगा अभी हरिओम सर और आशीष सर को। हरिओम सर और आशीष सर आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को इंपॉर्टेंट टॉपिक को यूज करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आपको अपना माइंड सेट रखना है इन 37 डेज में, अपने माइंड सेट को किस तरह से यूज करना है, और आपको अपने राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, आंसर राइटिंग क्या करना है, और कौन सा सब्जेक्ट को कितना वेटेज देते हुए पढ़ना है। तो मैं बुलाना चाहूंगा हरिओम सर और आशीष सर को, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच रामनिवास सर, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए और उनको आगे की प्लानिंग किस तरीके से करनी है। और मैं अभी मेरे साथ में हरिओम सर को इनवाइट करना चाहूँगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाला जो आपके पास समय जो बचा है मेंस से पहले का, उसको आप मैक्सिमम ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट जो है जिनको पहले डाउट था कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो उन लोगों का जिनका हो चुका है सिलेक्शन या उससे पहले वो तैयारी तो कर रहे थे लेकिन वो इस डिलेमा में थे कि हो जाएगा या फिर नहीं होगा, तो
उन लोगों के लिए अब जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है प्री में, तो वो इस टाइम को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करके अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राम सर। देखिए यहाँ सबसे पहली बात है, जो ये वीडियो रहने वाली है एक जनरल टॉकेटिव वीडियो रहने वाली है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अब ये 37 डेज को कैसे आप ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। जैसे जितना टाइम बचा है, जैसे राम सर ने बताया है कि आपको एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, तो वो क्रैश कोर्स जो लॉन्च किया है उसकी प्लानिंग भी उसी तरीके से है जैसे आपके 37 डेज जो बचे हुए हैं, कितना आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मैं और आशीष सर, सिविल के रिगार्डिंग, और आपको ये देखना है कि आपको कहाँ पे कितना पढ़ना है। तो सर मेरा सबसे पहला कंसर्न यही है कि आप बच्चों को थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए कि सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़ना चाहिए उनको, क्योंकि सब्जेक्ट का हम थ्योरली डिस्कशन तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो मेन बात यह है कि आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स में से या सेलेक्टिव चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है और कितने हद तक उसमें डेप्थ में जाना है। तो सबसे पहला मेरा यही है कि आप स्ट्रक्चर के बारे में और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो हमारी जो टीम है उस टीम ने कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं हर सब्जेक्ट में से जिनके मेंस में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उनके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, या आप इस कम समय में जिनके पास इतना कम टाइम है वो इन टॉपिक्स को पढ़ के अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन इंश्योर कर सकते हैं ताकि वो अपना सिलेक्शन ले लें। तो जैसे इसमें पहला वाला है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स में लास्ट ईयर के एनालिसिस में जो देखा गया है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन या तो आपके एसएफटी बीएमडी के आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर हो जाता है। उसके बाद में डिफ्लेक्शन एंड बीम्स, वो उसी का ही आगे एक्सटेंशन पोर्शन है। बीम के अंदर जो आप एनालिसिस करते हो तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आप एनालिसिस करोगे तो उसमें आप स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट, और उसके बाद में आप उसका डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। एक जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड देखे गए हैं। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस के आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसके अलावा और भी टॉपिक है, जैसे जो आपका फर्स्ट वाला टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, जो बेसिक टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस भी आप थोड़ा ज्यादा उन पे फोकस करके तैयारी करके जा सकते हो। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको सिर्फ ये तीनों ही पढ़ने हैं, बट ये है कि ये एक ऐसे टॉपिक है जिनके क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी पिछले एग्जाम्स में ज्यादा रही, मतलब आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या पिछले वाले एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए हुए हैं। नेक्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है, नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स जैसा क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि सिर्फ आपका एक नाम लिखा हुआ है कि एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। अब इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस में हमारे पास फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, 2 तरह के मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो बेसिकली मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन के ही पूछे जाते हैं, जो कि हमारे डिस्प्लेसमेंट मेथड है। और कभी कभी आपका ट्रस भी पूछ लिया जाता है, जो कि डिटर्मिनेट वाले ट्रस पूछे जाएंगे, इनडिटर्मिनेट वाले ट्रस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, मतलब वो स्कोप से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा, नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट है हमारा आरसीसी। आरसीसी में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो डिजाइन एनालिसिस दोनों के आएंगे। डिजाइन में अगर देखा जाए तो बीम डिजाइन के क्वेश्चंस आएंगे। बीम डिजाइन में आपके एलएसएम, अभी जो करंटली जो कोड चल रहा है कोडल प्रोविजन, उसमें एलएसएम से डिजाइन होती है। तो डब्ल्यूएसएम भी आपके कोर्स में है, ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूएसएम के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये मानी जाती है कि एलएसएम के क्वेश्चंस आते हैं। उसी की तरह बीम की डिजाइन के साथ कॉलम की डिजाइन और एनालिसिस। और स्लैब में अगर आने की बात करेंगे तो वन वे स्लैब का जो क्वेश्चन है वो अगर आता भी है तो आप उसको एग्जाम में वन वे स्लैब का तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। टू वे स्लैब के क्वेश्चन जो भी आते हैं वो काफी लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो फिर से वन वे स्लैब की, और उसके बाद में फुटिंग का एनालिसिस एंड डिजाइन, तो बेसिकली डिजाइन वाले हैं। और इनसे रिलेटेड थ्योरीज को भी आपको देखना पड़ेगा, जैसे बीम डिजाइन की क्या क्या थ्योरीज हैं, किस तरीके से बीम के जो डिफरेंट फॉर्मूलेज उनका डेरिवेशन होता है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट आएगा स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है क्वेश्चंस की, वो कनेक्शंस के क्वेश्चंस के आने की होती है। कनेक्शंस में आपके रिवेटेड, बोल्टेड और जो वेल्डेड कनेक्शन है, और उनमें भी अगर आप देखोगे तो इसेंट्रिक कनेक्शन जो है वो काफी फेवरेट टॉपिक होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से। उसके बाद में टेंशन मेंबर है। टेंशन मेंबर के साथ में कंप्रेशन मेंबर की भी डिजाइन या एनालिसिस से रिलेटेड, और फ्लेक्सुरल मेंबर में जो मेनली चीज आ रही है आपकी, फ्लेक्सुरल मेंबर की डिजाइन नहीं आती है, उसके अलावा फ्लेक्सुरल मेंबर जो है उनका एनालिसिस करके उनका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जिसमें आप उसको सोम का कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, उसको आप स्टील का कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स। इसके लिए मैं हरिओम सर को इनवाइट करूंगा कि वो बताएं आपको कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जी सर। देखिए यहाँ पर जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक की, तो बेसिकली ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम सारा सिलेबस कवर करते हैं तो इसका मतलब तो यही हो गया कि हम आपको पूरी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। बट अब जो इतना टाइम बचा हुआ है, 37 डेज बचे हुए हैं, और जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है उसमें आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन की आने की जो फ्रीक्वेंसी है और जो प्रोबेबिलिटी है वो इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर रहती है। अब एक्चुअली आप सारा सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते इस टाइम में, तो इसलिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर करना है। जैसे कि स्ट्रक्चर में आशीष सर ने आपको बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, आरसीसी स्टील में से क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। देखिए सॉइल मैकेनिक्स अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ ये लगभग वन थर्ड पोर्शन जो है उसको कवर करता है। 300 मार्क्स के क्वेश्चंस में से या 300 मार्क्स में से लगभग अगर आप देखोगे तो 90 मार्क्स के क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं। तो सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं तो कहूँगा कि जो टाइम बचा हुआ है आपका उस टाइम में एक बार आप सॉइल को थॉरोली पढ़ें, क्योंकि बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिससे कि आपका 1/3 सिलेबस तो कवर हो ही रहा है केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने से। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कन्फाइंड होके भी पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स में, तो कन्फाइंड होने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज वाला, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि विदाउट दिस टॉपिक आप सॉइल में कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बेसिकली वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, उसके बाद में यूनिट वेट्स हैं, उसके बाद में कुछ और भी प्रोविजंस हैं लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह। तो अगर ये बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको नहीं आता तो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है उसमें आप ज्यादा कुछ अच्छे से यहाँ मेंशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट भी हैं, जैसे आपका वाटर कंटेंट मेजरमेंट का टेस्ट है, फील्ड डेंसिटी मेजरमेंट करने के टेस्ट हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी उनमें भी अगर हम बोले हैं तो पिक्नोमीटर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा हाइड्रोमीटर एंड पिपेट मेथड जो सेडिमेंटेशन में यूज होता है, और इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे कि शियर स्ट्रेंथ जब आप पढ़ोगे तो उसमें ट्राइएक्सियल टेस्ट है, और आप फाउंडेशन जब पढ़ेंगे तो प्लेट लोड टेस्ट है, आपका एसपीटी, सीपीटी, इस तरह के जो टेस्ट हैं सॉइल में नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो उन टेस्ट की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि हर बार इस एक ना एक क्वेश्चन थ्योरी से उसने रखा है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो टेस्ट से मिलेंगे। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी वो पूछ सकता है, लाइक छोटी छोटी डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, बट फोकस करेंगे। दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, हाँ इसमें मैं अगर आपसे कहूं तो एक आप परमेबिलिटी वाले टॉपिक को और ऐड करें। क्योंकि परमेबिलिटी जो आपका फाइनल परमेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, वहां से न्यूमेरिकल बन जाता है, तो उस पर जरूर फोकस करें। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सॉइल में जिन पे आपको फोकस करना है, एक तो कंसोलिडेशन जो कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड है, एंड शियर स्ट्रेंथ, इन दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। इसी तरीके से फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आप सैलो फाउंडेशन का कंप्लीट एनालिसिस और जो भी न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उन पे जाएं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपके जो 37 डेज हैं उनमें से एटलीस्ट आप 3 दिन लगा के थ्योरली आप सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये 1/3 सिलेबस को कवर करिए सर। तो यहाँ पर ये रहेगा कि आप सॉइल मैकेनिक्स पे ज्यादा जोर दें ना। फ्लूइड मैकेनिक्स, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का भी एक बहुत बड़ा सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है, बट एज पर आर टीम जो हमारे रिस्पेक्टिव फैकल्टी हैं, करण सर, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जितने भी ये जो हमारे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हैं, ये केवल एकमात्र फैकल्टी की मेहनत नहीं है, या इंटायर टीम ऑफ जॉनटेक ने मेहनत की है। और यहाँ पर ये जो जैसे ही कल आपका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके बाद में हम इस पूरे काम पे लग गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाए जिससे कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। तो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में करण सर ने यहाँ स्पेशली मेंशन किया है कि आपको विस्कोसिटी को अच्छे से पढ़ के जाना है। विस्कोसिटी से रिलेटेड थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों को कवर करके जाना है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसी के साथ साथ सेंटर ऑफ प्रेशर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। हालांकि 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन 10 से 15 मार्क्स के बीच का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से,
और वो आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से डायमेंशन एनालिसिस, तो डायमेंशन एनालिसिस में भी दो तरह की प्रॉब्लम बनती हैं, एक तो मॉडल प्रोटोटाइप प्रॉब्लम बनती है और इसके अलावा भी इसमें थियोरेटिकल पोर्शन है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इक्वेशन, टाइप्स ऑफ फ्लो, ये आपके कुछ थियोरेटिकल कंसर्न है और इन पे भी आपको फोकस करना है। बर्नौली बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नौली थ्योरम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां से अजम्पशन भी पूछ लेता है, सीधे सीधे 10 मार्क्स का आपसे अजम्पशन पूछ लिया और आपने 8-10 अजम्पशन लिख दिए इसके। इसी तरीके से पाइप फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट, पाइप ऑगमेंटेशन, पाइप कनेक्शन, सीरीज, पैरेलल, इनके क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं हर बड़ी एग्जाम्स में, हर बड़े कन्वेंशनल पेपर में, ईएससी में, स्टेट पीएससीज के जो मेंस एग्जाम होते हैं उनमें फ्रीक्वेंटली पाइप कनेक्शंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना है, सीधी सी बात ये है। इसी तरीके से लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पाइप फ्लो के लिए ही पढ़ के जाना है। और एक रेनॉल्ड नंबर और फ्रॉड नंबर, इनमें से भी स्पेशली बोला गया है कि फ्रॉड नंबर पे आप ज्यादा फोकस करें, यहां से न्यूमेरिकल अप्रोच बनती है। नेक्स्ट जो हमारा कंसर्न है कि सब्जेक्ट को लेके है, ओपन चैनल फ्लो। देखो बहुत छोटा सा सिलेबस है ओपन चैनल फ्लो का, और जो रेस्पेक्टिव फैकल्टी है उन्होंने यहाँ पर स्पेशली कहा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि सीधा सीधा डेरिवेशन आ जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कंडीशंस पूछ ली जाएंगी, तो इसलिए हमको इन पे फोकस करना है। इसके बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है स्पेसिफिक एनर्जी, और स्पेसिफिक एनर्जी को भी आपको पढ़ के जाना है। अब मैं देखो ज्यादा तो नहीं बोलूंगा यहाँ पर कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बट टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक एनर्जी पे आपको फोकस करना है तो करना है। नाउ नॉचेज एंड वियर, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट डिस्चार्ज पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इनको भी फोकस करना है आपको। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में देखो अगर हम ओवरऑल इसको डिफाइन करें तो एकमात्र टॉपिक ज्योमेट्रिक डिजाइन, जो हाईवे इंजीनियरिंग के एसएससी के रेस्पेक्ट में अगर हम सिलेबस में इसका प्रोपोर्शन देखें तो ऑलमोस्ट 80% सिलेबस को ही कवर कर लेता है। इसके बाद हाईवे मटेरियल के कई सारे टेस्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, जैसे सॉइल है, सॉइल में आप सीवीआर टेस्ट पढ़ते हैं, प्लेट लोड टेस्ट पढ़ते हैं, एग्रीगेट्स के लिए हार्डनेस, टफनेस, ये बहुत सारे टेस्ट हैं, और शेप के लिए पढ़ते हैं आप फ्लैकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स क्या होता है, इस तरह के एग्रीगेट्स के टेस्ट हैं, बिटुमेन के टेस्ट हैं, ये आप पढ़ के जाएं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्शल मिक्स डिजाइन, बट वो पूछा नहीं जाता है, वो यूपीएससी वगैरह के जो भी एग्जाम्स होती है उनमें पूछा जाता है, और जो जितने भी तरह के उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स में आते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में से अगर आपको ज्यादा फोकस करना है किसी पर, तो ट्रैफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसी के साथ साथ मैं इसमें इंटरसेक्शन पे और जाऊंगा। इंटरसेक्शन में आपको रोटरी के आईएस कोड प्रोविजंस हैं उन पे फोकस करना है। बोल सकता है कि रोटरी के लिए जो स्पेसिफाइड प्रोविजन है आईआरसी के, वो आप नोट डाउन कीजिए, शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। कैपेसिटी का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर रोटरी से रिलेटेड, वो भी आपको यहाँ पढ़ के जाना है। और एक लास्ट वन है सिग्नल डिजाइन का वेबस्टर मेथड, एंड एक टेस्ट और मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, वो है फ्लोटिंग कार मेथड। तो ये सारे जितने भी यहाँ टॉपिक्स और यहाँ पॉइंट जो मेंशन कर रहे हैं उनको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करें, और इसी स्ट्रैटेजी से अगर आप इस स्ट्रैटेजी को, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से पूरा 37 डेज में डेडिकेटेडली और डिसिप्लिन से, जैसा कि राम सर ने बताया था कि इस एग्जाम के लिए 30 डेज सफिशिएंट है, बट बशर्ते बस आप उसमें डेडिकेशन दिखाएं, डिसिप्लिन दिखाएं, इसीलिए ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को नोट करें अपनी कॉपी में और इसी स्ट्रेटजी पे काम करें। नाउ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, देखो इंजीनियरिंग से लेके और प्रिपरेशन तक इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया जाता है, लेकिन जब आप जॉब लग के और फील्ड में जाएंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज इस सब्जेक्ट का है, इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, एसएससी जेईई मेंस में भी ये इस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सी छोटी छोटी शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, साल्वेज वैल्यू क्या होता है, इस तरह की डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। डेप्रिसिएशन
एंड सिंकिंग फंड का क्वेश्चन जो है, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर पूछा है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है इस बार, जैसे लास्ट ईयर इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा था और इस बार जो है यहाँ पर थियोरेटिकल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती है, तो इसलिए इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, डेप्रिसिएशन एंड सिंकिंग फंड। एक्चुअली यहाँ पर जो कंप्लीट एनालिसिस है एस्टिमेशन को लेके वो आशीष सर का है, बहुत डेप्थ में जाके हुआ है, और इसलिए ध्यान रखें कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वांटिटी कैलकुलेशन, देखो क्वांटिटी कैलकुलेशन आपका यहाँ पे भी है, सीटी में भी है और सर्वेइंग में भी है, तो इसलिए क्वांटिटी कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड। सीटी में ये मिक्स्ड डिजाइन का क्वेश्चन बन जाता है, सर्वे में एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट का क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर मोटार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से करके जाएं, आप पढ़ के जाएं। नाउ नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज हाइड्रोलिक मशीन, तो यहाँ पर स्पेशली राम सर ने बताया है कि आपको वेलोसिटी ट्राइंगल पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आप देखो अगर लास्ट ईयर के पेपर्स को हम देखें तो हाइड्रोलिक मशीन का एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स हो गया है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, काफी अच्छा वेटेज रहता है, तो अगर आप उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें वेलोसिटी ट्राइंगल अप्लाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और प्रॉपर्ली वेलोसिटी ट्राइंगल को बनाना सीख लें। अगर आपका वेलोसिटी ट्राइंगल बहुत अच्छे से बन गया है तो उसके बाद में आपको जो एग्जामिनर है वो एक बार नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा कि भाई स्टूडेंट ने, बंदे ने यहाँ पर वेलोसिटी ट्राइंगल जो है बहुत सही बनाया है, और ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा टरबाइन एंड पंप जो इसी वेलोसिटी ट्राइंगल से रिलेटेड है, तो इसलिए इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। नाउ नेक्स्ट है सर्वेइंग। सर्वेइंग में देखिए यहाँ पर टेप करेक्शंस, केवल मैं आपको जो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग और उसके बाद में लीनियर मेजरमेंट की बात करूं तो केवल एक टॉपिक को ही पढ़ के जाए, वो है टेप करेक्शन। हाँ, छोटी छोटी डेफिनेशन सर्वे में बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा थ्योरली देखें। थ्योरी क्वेश्चन है तो थ्योरी में आपको ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा रटने की जरूरत है, आप अब इस एज में रट नहीं सकते हैं, इस एज में आपको केवल अखबार की तरह पढ़ना है और कंटिन्यूसली पढ़ना है, तो वो दिमाग जो है, आपकी मेमोरी जो है उस पूरे कॉन्सेप्ट को रिटेन कर लेगी। इसी तरीके से ट्रैवर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग एंड ट्रैवर्सिंग, सॉरी यहाँ पर लेवलिंग मेंशन नहीं है, लेवलिंग एंड ट्रैवर्सिंग दोनों टॉपिक सर्वे के रेस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करके जाएं। मैं ये कहूंगा कि ट्रैवर्सिंग और लेवलिंग के दोनों चैप्टर्स को आप थ्योरली पढ़ के जाएं, किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। जैसे बियरिंग करेक्शन का क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो उसको भी जरूर पढ़ के जाएं। नाउ एरिया वॉल्यूम मेजरमेंट, तो एरिया वॉल्यूम मेजरमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सिम्पसन मेथड रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी पे जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। देखिए सब्जेक्ट बहुत लेंथी है और वेटेज बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट सब्जेक्ट बहुत लेंथी है, आप अगर इसको कंप्लीटली पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा इसमें, इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आप फोकस करें। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जरूर पढ़ के जाएं, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और बन भी सकता है इस बार। नाउ फ्लो चार्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फ्लो चार्ट पढ़ के जाएं, जिससे कि आपसे अगर थ्योरी पूछी जाए तो उस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। फ्लो चार्ट अगर आपने प्रॉपरली बना लिया तो उसके बाद में आप उसमें थ्योरी में बहुत कुछ ज्यादा सोचने के लिए मजबूर नहीं होंगे और आसानी से उसमें लिख पाएंगे। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन पढ़ के जाएं, थ्योरी है, सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ के जाएं। स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, और स्पेशली अगर मैं कहूं तो आपको रैपिड सैंड फिल्टर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि पीएससीज एग्जाम में रैपिड सैंड फिल्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप इसको पढ़ के जाएं। थ्योरी में और पढ़ें तो डिसइंफेक्शन से रिलेटेड है एक क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने के वाले क्वेश्चन हैं, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, तो इसलिए क्लोरीनेशन को भी पढ़ के जाएं। सीवेज ट्रीटमेंट में अगर मैं बात करूं तो आपको एक्टिवेटेड फ्लक्स प्रोसेस को और जो उसके डिजाइन पैरामीटर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन सकती है और उनके बारे में लिखने के लिए भी बोला सकता है। इससे रिलेटेड है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से एक्सटेंडेड एरिएशन मेथड, तो इसमें थ्योरी पूछी जा सकती है आपसे। एंड लास्ट वन इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेप्टिक टैंक का डिजाइन अच्छे से पढ़ के जाए।
मैं बार बार बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ के जाएं, इसका मतलब ये लिस्ट बना लें आप अभी से। अगर आप अभी डेडिकेशन और सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे तो ये मान के चलिए आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसलिए अभी से सिंसियरिटी, जो आपने जैसे ही आपका रिजल्ट देख लिया है तो उसके बाद में आपके अंदर से घबराहट होनी चाहिए कि हाँ अब मैं क्या करूं, और उस क्या करूं वाले का जो सवाल है उसका जवाब ये है कि आपको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इरिगेशन। देखिए इरिगेशन का सिलेबस वैसे तो लेंथी नहीं है, बट आपको शॉर्ट नोट्स के लिए टाइप्स ऑफ इरिगेशन को पढ़ के जाना है। डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसीज होती हैं तो उन पे आपको फोकस करना है। एंड लेसी एंड कैनेडी की थ्योरी को तो आपको पढ़ के ही जाना है। डिफरेंस क्या होता है, क्या इनके अजम्पशंस होते हैं, और क्या किस तरह से कैनाल डिजाइन होता है, कुछ इसके डिजाइन पैरामीटर्स भी हैं तो उनको भी आप पढ़ के जाएं। सो हाइड्रोलॉजी, देखिए हाइड्रोलॉजी में से क्वेश्चन तो नहीं पूछा, बट ऐसा भी नहीं है कि जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा और वो आपके सिलेबस में है तो इस बार नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो एवरेज रेनफॉल एस्टिमेशन कैसे की जाती है, उसके अलग अलग मेथड्स हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती है सीधी सीधी 10 से 15 नंबर की। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे आइसो हाइट्स होते हैं, कंसिस्टेंसी कर्व होता है, तो इनके बारे में भी आपको आना चाहिए। हाइड्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स, जैसे आप फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स के बारे में पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन सकती है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखने के लिए पूछा जा सकता है 5-5 नंबर का। तो इसलिए इन 4 टॉपिक को, एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाइड्रोलॉजी इज यूनिट हाइड्रोग्राफ, अच्छे से स्टडी करके जाएं। सो गाइज इस तरह से ये एनालिसिस है। एंड लास्ट वन इज बीएमसी एंड सीटी। और इसके बाद में मैं हमारे दोनों लीजेंड्स को मिलाना चाहूंगा, आशीष सर और राम सर, जो कि बताएंगे आपको कि और इस टाइम को आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये जो 220 घंटे आपको सर ने बताया कि 220 घंटे का जो क्रैश कोर्स है, इसमें आपको पर डे कितनी देर की स्टडी करनी है, कैसे करनी है, कितने टाइम आपको वीडियोस को देना है, कितना टाइम आपको सेल्फ देना है, और कितने टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज ये पेपर जो है सर, आई थिंक मेरे हिसाब से यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके नंबर को उतना ही एनहेंस करेंगे। तो एक बार सर लास्ट में इसमें बीएमसी का कंसर्न कर देता हूं, बीएमसी एंड सीटी। तो बेसिकली शॉर्ट नोट्स बहुत बनते हैं इसमें, 5-5 नंबर के शॉर्ट नोट्स आपके यहाँ बन जाएंगे, ब्रिक, सीमेंट, टिम्बर और स्टोन। अभी आपके पास 37 डेज हैं, आप इन जितने भी 4 टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं इनको डेली आप 1-2 घंटे पढ़ लीजिए बस। और अगर आपने 5 बार इनको पढ़ लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपकी मेमोरी में ये रिटेन हो जाएंगे। इसमें टेस्ट भी कई सारे हैं, सीमेंट के टेस्ट हैं, और जैसे सीटी है तो कंक्रीट के टेस्ट हैं, और ब्रिक है, इन सबसे रिलेटेड जैसे स्टोन है, स्टोन के टेस्ट हैं। तो इन सबसे रिलेटेड जो टेस्ट हैं, क्वालिटी कंट्रोल तो सिविल के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टेस्ट हैं वो आप पढ़ के जाएं, जितने भी सारी सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं। एंड लास्ट वन इज कि एक क्वेश्चन बन सकता है मिक्स डिजाइन प्रोपोर्शन का, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, के जिसमें हमने आपको बताया कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको कितना पढ़ना चाहिए। तो अब मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर राम सर एंड आशीष सर। सर वेलकम प्लीज। जैसे प्रिपरेशन के लिए कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, तो मैं हर बार ये स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि सबसे पहले आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हर सब्जेक्ट के जो भी आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए, आपको एक एक क्वेश्चन तरीके से सोल्व करना आना चाहिए। फिर आप आते हो टेस्ट सीरीज पर, मतलब पहले आपने नोट्स ब्रीफ कर लिए, नोट्स में जो आपके क्वेश्चंस है वो आपने कर लिए, फिर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करो, फिर आप आते हो टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज का मेन ये रहेगा एम कि एक तो हम वो एग्जाम में हमें कैसा माहौल मिलने वाला है, उस माहौल के अकॉर्डिंग हम कैसे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, वो सारी चीजें आप पहले सीख जाओगे। नहीं तो एंड में जाके क्या होगा कि आपके पास समय कम पड़ेगा, कम टाइम में वैसे भी ज्यादा लिखने वाला ये पेपर है। और दूसरा फायदा ये कि टेस्ट सीरीज को हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि एक सब्जेक्ट का एक टाइप का क्वेश्चन अगर एक टेस्ट में दे दिया तो अगले टेस्ट में उस सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर उस मेथड से रिलेटेड नहीं आएगा। तो जब आपके पास अगर सारे पेपर है और आप उन सभी पेपर के क्वेश्चंस भी कर लेते हो, तो आपका एक तरीके से तो सब्जेक्ट तैयार हो चुके हैं। तो टेस्ट देना इसलिए बेनिफिशियल है। और फिर अगर आपके पास में समय बचता है तो आप लास्ट 5 ईयर्स के या 3 ईयर्स के यूपीएससी जो ईएस के जो क्वेश्चंस है
आप उनको कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस का इनपुट लेकर के इसमें डाल दिए जाते हैं, तो वो उसमें आपको ज्यादा टारगेट नहीं बनाना है कि मुझे तो 10 साल के करने हैं या पूरे ईयर के करने हैं। आप एक 4 या 5 साल जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें आपने ईमानदारी से कर ली तो आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक में अच्छे डिपार्टमेंट से कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी सर मैं रामनिवास सर को बोलना चाहूँगा। देखिए बच्चों, अब मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ, सर ने और आशीष सर ने और हरिओम सर ने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं लास्ट में बस एक ही बात बोलना चाहूँगा। बस आप उसी चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते आगे इस चीज़ को आगे ले सकते हैं कि वो आपने सुना होगा कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कौन कहता है कि लास्ट के 1 महीने में एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, एक बार 12 घंटे कुर्सी पे बैठ के देखो तो यारों। बस यही है, और इसी के साथ मैं आप सबको एक बहुत ही शुभकामनाएं, और आपको कोई भी समस्या आती है तो हम लोग तो आपके साथ है ही। ऑल द बेस्ट सबको मेरी तरफ से, जोंटे की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।